नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री ने जताई 2016 में जीएसटी पारित होने की उम्मीद। इंडो जर्मन सम्मेलन में दिया निवेश की अड़चनें दूर करने का भरोसा। एंजेला मर्केल ने कहा, डिजिटाइजेशन से दोनों देशों को फायदा। दादरी हिंसा मामले पर यूपी सरकार ने सौंपी केंद्र को रिपोर्ट। जांच में बीफ का जिक्र नहीं। गृहमंत्री ने कहा, सौहार्द बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी। वाराणसी हिंसा मामले में 50 गिरफ्तार। पथराव और आगजनी का आरोप। शहर में बंद रहे स्कूल कॉलेज, लेकिन हालात अब सामान्य। बेनतीजा रही नेपाल सरकार और मधेशियों के बीच पहले दौर की बातचीत। प्रतिनिधित्व और मुआवजे समेत रखी 35 मांगे। अगले दौर की बातचीत का। और अमेरिका के कैरोलिना में बारिश ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। अब तक 11 की मौत, लाखों बेघर। तूफान के चलते टीम में अब राहत और बचाव कार्य जारी। और आइए देखते हैं पहली खबर। नेपाल में सरकार और मधेशी नेताओं के बीच पहले दौर की बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। मधेशी नेताओं ने उचित प्रतिनिधित्व के अलावा आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे समेत 35 मांगे सरकार के सामने रखी। वहीं सरकार ने आंदोलन को खत्म करने पर जोर दिया। मधेशी नेताओं ने ठोस नतीजा निकलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। बातचीत कल भी होगी। करीब 53 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद बुधवार को नेपाल सरकार और मधेशी नेता बातचीत के लिए एक मेज पर आए। हालांकि बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हो गई। मधेशी नेताओं ने सरकार के सामने 35 मांगे रखी हैं। इसमें तराई इलाकों की नई सीमा तय करना, भारतीय मूल के मधेशी लोगों को ज्यादा अधिकार और समुचित प्रतिनिधित्व देना शामिल है। वहीं सरकार का जोर आंदोलन को खत्म करने पर रहा। दोनों पक्ष बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हो गए हैं। संसद में अब जनसंख्या के आधार पर देने का प्रावधान नहीं रखा गया है, और जो प्रावधान रखा गया है उस आधार पर हमें जो अभी हमारा जनसंख्या 51% हो गया है मधेश का, तो 51% सीट हमको चाहिए। जितना संसद का प्रत्यक्ष निर्वाचन में सीट है उसका 51% सीट चाहिए। मधेशी नेताओं ने सरकार से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की भी मांग की। वो चाहते हैं कि तराई इलाकों से सेना को वापस बुलाया जाए। हालांकि बातचीत का कोई ठोस नतीजा निकलने तक मधेशी नेताओं ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। उसको समस्या भारत में दिखाई दे और अघोषित ब्लॉकेज कह करके समस्या को टारते रहे, तो ये समस्या का हल हो रही है। इससे नेपाल में शांति होगी, इससे आंदोलन रुकेगा क्या? ये संभव नहीं है। सरकार और मधेशियों के बीच बातचीत शुरू होने से देश में गहराए संकट के हल होने की उम्मीद बढ़ी है। इसे सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। नया घटनाक्रम उस वक्त हुआ है जब नेपाल ईंधन और रसोई गैस जैसी जरूरी वस्तुओं की कमी का सामना कर रहा है। हालांकि वाहनों की आवाजाही बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। रोटी बेटी शादी करने से जो है वो कोई आदमी दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं हो जाता, और नेपाल के निर्माण में इन लोगों का भी बराबर का योगदान है। नेपाल मटियारा बॉर्डर से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिवशंकर मुखर्जी साहब, पूर्व राजदूत हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। और भारत नेपाल बॉर्डर पर हमारे सहयोगी संवाददाता रविंद्र सिंह शोराण हैं। रविंद्र, सबसे पहले आप समझना चाहूँगा, जो आज बातचीत रही बेनतीजा जरूर रही है, लेकिन जिस तरीके से मैं कहूँ कि दोनों ही पक्ष कम से कम बातचीत करने को तैयार हुए और कल भी बातचीत होगी, क्या खबरें मिल रही हैं कि जो प्रमुख मांगे हैं उसमें प्रतिनिधित्व के अलावा और क्या बड़ी बातें हैं? देखिए कविंद्र, सबसे पहली जो इन लोगों की मांग है वो ये है कि बराबरी का और सम्मान का अधिकार इन लोगों को नेपाल शासन और प्रशासन में मिले। क्योंकि मधेशी समुदाय के लोग जो है वो कहते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन जो है नेपाल को स्थापित करने में, नेपाल को बनाने में किसी भी दूसरे समुदाय से कहीं कम नहीं है। और हमारी जनसंख्या जो है वो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 51% है, लेकिन अगर गैर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो वो करीब 60% के आसपास मधेशी समुदाय के लोग अब इस देश में रहते हैं।
और आज जो बातचीत हुई है हालांकि बेनतीजा हुई है, लेकिन वो पहला कदम जो बढ़ा है सकारात्मक कदम के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो नाकाबंदी का दौर पिछले करीब 2 हफ्ते से चल रहा है, उस नाकाबंदी की वजह से तमाम लोग जो नेपाल के बॉर्डर से हिंदुस्तान आना चाहते हैं और हिंदुस्तान से नेपाल जाना चाहते हैं, वो लोग नहीं आ पा रहे। कोई भी चार पहिया वाहन जो है उसको अलाउ नहीं किया जा रहा है। सिर्फ जो जरूरी इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, इसके अलावा किसी भी वाहन को नहीं लेके वहां पे अलाउ कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में भी नहीं आने दिया जा रहा है। 10-10 से लेके 15-15, 20-20 किलोमीटर तक जो है बॉर्डर के दोनों तरफ ट्रक्स की लाइन खड़ी हुई है, लाइन लग गई है, जिसकी वजह से आम जनजीवन जो नेपाल में है अस्त व्यस्त हो गया है। करीब 50 लोगों के मरने की अभी तक खबर भी आ गई है। और इसके अलावा जब हम नेपाल बॉर्डर के गांव में हम लोगों ने दौरा किया, तो उस इलाके में सबसे ज्यादा मधेसी समुदाय के लोग रहते हैं। उन लोगों की एक ही मांग है कि हम लोग जो है आज भी दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में देखे जाते हैं। हम लोगों को जो नया संविधान बना है उसके हिसाब से किसी भी बड़े पद पर अब जाने का मौका नहीं मिलेगा। कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। और डीएम या उस लेवल के जो अधिकारी होते हैं उसमें भी हमारा जो अनुपात है जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है, और नए संविधान के हिसाब से वो और भी कम हो जाएगा। जी, यानी कि रविंद्र, साफ तौर पर कहा जाए कि भारत के साथ नेपाल का जो सांस्कृतिक संबंध है, जी, मैं लौटूंगा आपके पास वो रविंद्र। एक बहुत लंबे पुराने समय का संबंध है। जो आपने बात की वो बहुत अहम है कि किस तरीके से वहां पर सीता जो लिंक लाइन है आवाजाही की उसको रोका गया है। और फिलहाल बातचीत का पहला दौर मैं कहूँ कि आज जो है वो आगे बढ़ेगा, कल होगा, कल बातचीत होगी। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। श्रीशंकर मुखर्जी साहब, सवाल ये कि जिस तरीके से बातचीत शुरू हुई है, कम से कम इसे एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके की मांगे हैं और सरकार ये कह रही है कि पहले आप आंदोलन खत्म कीजिए, हम बातचीत आगे भी करेंगे, लेकिन मधेसी समुदाय के और उनके जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जब तक कोई ठोस नतीजा नहीं आता है बातचीत खत्म नहीं होती है। आगे रास्ता कहाँ जाता है? देखिए, बातचीत की शुरुआत तो हुई है, लेकिन मामला ये है, ये पहली बार नहीं है जो मधेश ने ये आंदोलन किया है अपने हक के लिए। 2007-2008 में भी हुआ था, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन के पहले जी। और उस समय उनको आश्वासन दिए गए थे, जिसके बारे में मुझे अच्छी तरह पता है, मेरे ही सामने हुआ था जब मैं वहाँ इंडिया का एम्बेसडर था, जिसमें वायदे किए गए थे कि मधेशी लोगों के हक के बारे में इंक्लूसिवनेस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ये सब आश्वासन दिए गए थे 28 फरवरी 2008 के 8 पॉइंट एग्रीमेंट में। लेकिन जो संविधान बना है उसमें जो मधेशियों को सिर्फ शक नहीं, ये मजबूत उनका मानना है कि उनका जो हक है उसको डिनाई किया गया। खासकर 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि जिस तरह से 8 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, उन्होंने, और मधेशी लोग की का शब्द है कि चालाकी से जो पहाड़ी एलीट हैं, जो कंट्रोल करते हैं काठमांडू के को 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्रीज बनाए हैं ताकि हर जगह, एक डिस्ट्रिक्ट के अलावा हर जगह नए डिस्ट्रिक्ट में मधेशी लोग माइनॉरिटी में हैं। जबकि 51% जैसे आपके रिपोर्टर ने बोला, मधेश में मधेशीज़ और थारूज और जनजाति मिला के 51% हैं। तो एक तो इस पे मतलब अगर ये मान लिया जाए तो हमेशा के लिए ये संविधान में उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि कुछ भी अगर अमेंडमेंट कराना हो, कुछ भी कराना हो, मेजॉरिटी उनकी होगी जिन्होंने उनको वो देखते हैं कि ऑप्रेस किया है, दबा के रखा है सैकड़ों सालों से। बातचीत की बात आपने की, बातचीत शुरुआत हुई है। मुश्किल ये है कि जो भरोसा होना चाहिए, मिनिमम भरोसा जो एक दूसरे पे होना चाहिए बातचीत आगे बढ़ाने के लिए मजबूत तरीके से, वो बहुत कम रह गया है। जैसे एक बहुत ऊंचे मधेशी लीडर ने कहा, जब उनको बोला गया, अभी कुछ दिन पहले उनको जब बोला गया कि वो CPN UML नेपाली कांग्रेस और माओवादियों के लीडर्स ने कहा कि बातचीत हम करेंगे और ज़रूरत हुई तो सब लोग मान जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करेंगे, तो उन्होंने बोला कि देखिए इस बार हमें नकद चाहिए, उधार नहीं। तो डिक्लेरेशंस ऑफ इंटेंट से वो ऊब गए हैं। बातचीत में यहाँ तक बात बढ़ी है कि एक अमेंडमेंट की बात शुरू हुई है, लेकिन वो टेबल नहीं किया गया है। मैं सर 1 सेकंड के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ। इस बीच फोन लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर वेख बहादुर थापा जो कि फॉरेन एम्बेसडर हैं और फॉरेन मिनिस्टर नेपाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से बात आ रही है वेख साहब की, बातचीत पहले दौर की हुई है, कल भी बातचीत होगी, लेकिन सवाल ये है कि किस तरीके से या कितना कॉन्फिडेंस दोनों पक्षों के पास इस वक्त दिखता है एक दूसरे पर। मैं कहूँ कि भरोसा जो है वो कितना है और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे अब? Can I speak in English? Yeah, sure. Okay. Well, the problem is, I think dialogue should continue more intensely, but no one should lose face.
I think we are looking for a solution. Solution is near, not very far apart. And whatever is being sort of discussed between the three major political parties and the Morcha, I think calls for patience and understanding of each other's problem. Because this is not just social, this is not only a regional issue. Politics is deeply involved in this. And what I sense here is a degree of stubbornness on both sides, lack of flexibility, leading towards better understanding, a time frame to achieve the goal. And, in the meantime, what is happening between India and Nepal, as ambassador in India for 6 years, I have been fortunate to see a very harmonious time together. जी And there must not be any kind of disruption to the harmonious relations between people of Nepal. जी people सर of बिल्कुल India. सही है, लेकिन सवाल ये कि जो मदेशी नेता उनका कहना है कि उन्हें आश्वासन कई बार मिले हैं, लेकिन अब तक उन्हें अमल पे नहीं लाया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जो भी इससे पहले कहा गया, उनको वादा किया गया. No, if you put something as a precondition and a loss of face, I think the idea is to achieve the result without a loss of face, with accommodation that is acceptable to the entire population of Nepal. Okay. In trying to satisfy one segment, you cannot antagonize the rest. The problem at the moment here is there has been too much talk, too little understanding. ओके सर, थैंक Both between the Delhi and Kathmandu, Yeah. as well as between sections of population within Nepal. यू. ओके, थैंक यू सो मच सर, टॉकिंग टू Yeah, राज्यसभा my टेलीविजन. pleasure. थैंक यू सो Thank मच. you. शंकर जी, आपने सुना जिस तरीके से है, तो वाकई बातचीत आगे बढ़ेगी. दोनों पक्ष यानी कि जो बड़े हिस्से हैं आबादी के, वो भी संतुष्ट हों, और मदेशी नेताओं को जो आशंका उसको भी दूर करना बेहद ज़रूरी होगा. देखिए, जो नेपाल के पूर्व महामहिम ने भी कहा, 100% ठीक बोला उन्होंने कि लॉस ऑफ फेस दोनों तरफ से, अगर 100% विक्ट्री नेगोशिएटिंग टेबल में आप लेना चाहें तो ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा. किसी दुनिया में, किसी भी देश में इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता है. जी. तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा जब बोला कि लॉस ऑफ फेस नहीं होना चाहिए. उन्होंने बोला सबको आगे लेकर बढ़ना चाहिए, नहीं तो ये मामला नहीं होगा. उन्होंने बोला स्टबर्ननेस जो आप दोनों साइड दिखा रहे हैं, इसको थोड़ा छोड़ के फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना पड़ेगा. ये तीनों चीज़ें जो हैं, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता. बात मैं सिर्फ एक इसमें जोड़ूंगा कि इसमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना हो तो थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फ्लेक्सिबिलिटी की मधेश को तो है ही, लेकिन इससे ज़्यादा है जो तीन मेन पार्टी है काठमांडू में, क्योंकि वो ही अपने आश्वासन जो है भारतवर्ष को भी जो दिए थे, लेकिन क्योंकि हम इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन पब्लिकली और रिटन एग्रीमेंट में उन्होंने मधेशी का जो हक होता है, जिसको देने की बात कही थी, हाँ, जो उनकी सिर्फ मांगे नहीं, उनका हक बनता है, और जो एग्री किया गया है उससे मुकर रहे हैं. तो अब बातचीत में तो पब्लिकली सब लीडर्स कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, ये करेंगे, लेकिन डर है मधेश में कि देखिए अभी जो पूरा अटेंशन लीडर, अगर आप फॉलो करें नेपाल के पॉलिटिक्स को, क्योंकि इन्होंने अगेन सही कहा कि सब पॉलिटिकल है, तो वो अपने पावर शेयरिंग के ऊपर लगे हुए हैं, मधेश के प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं. और मधेश को ये डर है कि आगे भी ये ना हो कि अगर हम अभी पूरा नकद न लें तो आगे उधार से हमें कुछ नहीं मिलेगा. लेकिन उम्मीद करते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा, कि दोनों ही पक्ष कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे और रास्ता निकाला जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका. थैंक यू. तो ये थी हमारी पहली खबर. छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर. आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश. When the world sleeps, India will awake to life and freedom. Freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत. राज्यसभा टेलीविजन.
और अब बात बिहार चुनाव की। पहले दौर के मतदान में अब महज एक हफ्ता बचा और ऐसे में बीजेपी ने प्रदेश में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं ने अलग अलग जिलों में रैलियां की। बीजेपी ने जहां एक तरफ महागठबंधन पर निशाना साधा, वहीं सूबे की जनता को ये भी भरोसा दिया कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो प्रदेश का काया पलट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की समर्थक है, उस पर कोई पुनः विचार नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जिस बुनियादी सुविधाओं की आस में है वो बीजेपी ही मुहैया करा सकती है। उन्होंने स्पेशल पैकेज का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी यहां के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आज तक सोनिया मनमोहन की सरकार ने नहीं दिया था, लालू यादव की सरकार ने नहीं दिया था, आप नहीं ला पाए। वो बिहार की जनता का अधिकार मोदी जी प्रणाम कर कर बिहार की जनता को देने के लिए आए। औरंगाबाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी रैली में नीतीश कुमार और लालू यादव पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस को भाई भतीजावाद फैलाने वाला करार दिया। लोहिया जी ने कभी अपने बेटे को, अपने बेटियों को टिकट नहीं दिलाया, कभी रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिए, तो समाजवाद के विचार के आधार पर इस देश के भविष्य के लिए उनने कार्य किया। यहां तो पत्नी को टिकट दो, दो बेटे को टिकट दो, बेटी को टिकट दो, अपने गांव में सभी रिश्तेदारों को टिकट दो। दोनों नेताओं ने कहा कि सत्ता में आने पर एनडीए बिहार की तस्वीर बदल देगी। दूसरी तरफ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने कहा कि प्रदेश की तरक्की के लिए ठोस योजनाएं बनाई जा रही हैं। सुशासन और विकास के मुख्य धारा में लाने का एक ब्लूप्रिंट बनाई है और उसके बारे में बिहार के आम जनता के साथ हम संवाद में लगे हुए हैं। बीजेपी ने महागठबंधन पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि अगर नीतीश लालू की सरकार बनती है तो प्रदेश में लंबे समय तक विकास की दस्तक सुनाई नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी प्रमुख अमित शाह के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज हुई है। लालू यादव ने गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए अमित शाह पर विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। वहीं इसके साथ साथ बीफ मामले को लेकर दिए बयान पर भी अररिया में लालू प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। इससे पहले भी लालू यादव पर जातिगत बयान देने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। उन्होंने राघोपुर रैली में इस चुनाव को अगड़ी और पिछड़ी जाति के बीच जंग करार दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग के आदेश पर लालू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि वैश्विक मंदी का असर भारत पर नहीं होगा। बेंगलुरु में इंडो जर्मन सम्मेलन में उन्होंने निवेशकों को कारोबार के लिए अनुकूल माहौल देने का वादा किया और बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण का भरोसा भी दिया। कार्यक्रम में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन में साझेदारी का दोनों ही देशों को फायदा मिलेगा। दौरे के तीसरे दिन जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत जर्मनी आर्थिक सहयोग सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में मंदी के दौर के बावजूद भारत निवेश और व्यापार के लिहाज से बेहतर जगहों में से एक है। प्रधानमंत्री ने निवेशकों की दिक्कतों को दूर करने का भरोसा भी दिया। A number of regulatory and taxation issues which were adversely impacting on the sentiments of foreign investors. We have taken very decisive steps to remove a number of long pending concerns of investors. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कई सेक्टर खोले हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2016 में जीएसटी लागू करने का भरोसा भी जताया। We are working on a new bankruptcy code. The Company Law Tribunal is soon going to be formed. We want to make sure that our tax regime is
transparent and predictable. जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी कहा कि डिजिटाइजेशन में सहयोग से भारत और जर्मनी दोनों को फायदा होगा। उन्होंने भारतीय उद्योगपतियों से जर्मनी में निवेश की पेशकश की। Ich denke dabei auch an große Infrastrukturprojekte, zum Beispiel im Bahnbereich, der Stadtentwicklung und Energieversorgung. Ob es etwa um Mobilität insgesamt oder auch um Dienstleistungen und Berufsbildung geht, von einer engen Zusammenarbeit können wir gleichermaßen. दोनों नेताओं ने इससे पहले बेंगलुरु में जर्मन फैक्ट्री बॉश ऑटोमोटिव का दौरा किया। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में एंजेला मर्केल और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा, रेलवे, कौशल विकास समेत कई क्षेत्रों में 18 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विस्तार और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निजी करदाताओं को राहत देने का वादा किया है। उन्होंने व्यक्तिगत कर दरों को तर्कसंगत बनाने पर जोर देने की बात कही। न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 4 साल में कॉरपोरेट टैक्स की दर 25% पर आ जाएगी। साथ ही करों के साथ मिलने वाली छूट भी धीरे धीरे खत्म होगी। कर में वही छूट जारी रहेगी जिनसे बचत को बढ़ावा मिलता है। वित्त मंत्री के मुताबिक कालाधन रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और इनमें तय समय सीमा तक नकद भुगतान के बाद पैन नंबर देना अनिवार्य किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दादरी हिंसा मामले की रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी है। रिपोर्ट में बीफ का कहीं कोई जिक्र नहीं है। साथ ही घटना के मकसद के बारे में भी नहीं बताया गया है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी से देश में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दादरी मामले में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी गई है और पीड़ित परिवार की सुरक्षा और सरकार की ओर से दी जा रही मदद का भी ब्यौरा दिया है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले की जांच चल रही है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से दादरी घटना की रिपोर्ट मांगी थी। सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखने के लिए सभी को योगदान करना चाहिए। मैं यही सबसे अपेक्षा करता हूं और यही सबसे मैं अपील करता हूं। गृह मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की घटना से कड़ाई से निपटने की सलाह दी और ऐसी घटनाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाने को कहा। इधर दादरी इलाके में माहौल अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। माहौल एकदम ठीक है, सभी स्थितियां सामान्य हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लोग अपने अपने कामों में हैं, दुकानें खुली हुई हैं। सामान्य स्थिति, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस ने दादरी हिंसा मामले में दोनों मुख्य आरोपियों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना में अफवाह के चलते एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वाराणसी में सोमवार को हुई हिंसा के आरोप में 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर पथराव और आगजनी के आरोप हैं। शहर में आज स्थिति सामान्य है। प्रशासन के निर्देश पर शहर के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहे। पीड़ित इलाकों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वाराणसी में कल प्रतिकार यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए थे। ये लोग पिछले दिनों गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान साधुओं की पिटाई का विरोध कर रहे थे। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता और विधायक अजय राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और बात चीन की, जहां पर मुजीगा तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान के चलते करीब 12.5 अरब युआन के नुकसान का अनुमान है। वहीं हजारों एकड़ में खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचा है। उधर अमेरिका के कैरोलिना प्रांत में आई भीषण बाढ़ में 11 लोगों की मौत की खबर है। बारिश ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। चीन में मुजीगा तूफान गुजर जाने के बाद अब लोग तिनका तिनका जोड़कर फिर से आशियाना बनाने में जुटे हैं। दक्षिणी प्रांत गुआंगडोंग में तबाही के निशान हर जगह बिखरे पड़े हैं। घर, सड़क, बाजार, हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही फैली है। इस तूफान से 45 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हुए हैं, जबकि करीब 2.5 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा है। लाखों एकड़ में खड़ी फसलें तबाह हुई हैं। सरकार 12.5 अरब युआन से ज्यादा की संपत्ति के नुकसान होने का अनुमान लगा रही है।
इधर अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना और उत्तरी कैरोलिना में मूसलाधार बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से कई इलाके पानी में डूब गए। लोगों को बचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। The good news is with a hurricane, we are underwhelmed, and that's good news for North Carolina. The tough news still for North Carolina and especially South Carolina is the continued rains, which we're going to be keeping track of, and I'm going to have वहीं उत्तरी कैरोलिना में बांध टूटने से शहर जलमग्न हो गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। बाढ़ की वजह से बिजली और पीने के पानी का संकट गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो अभी इतना ही। नमस्कार।